सभी को नमस्कार। एग्ज़ाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपके साथ पुस्तक के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। ग्रेड सेकंड लैब असिस्टेंट और ग्रेड फर्स्ट तीनों के लिए एक नई पुस्तक, जीव विज्ञान वस्तुनिष्ठ पुस्तक के बाद रसायन विज्ञान वस्तुनिष्ठ पुस्तक की हम आज बात करेंगे। किस प्रकार की ये पुस्तक रहने वाली है, इसका एक तरह से ये डेमो वीडियो है और आप सबके सवाल आने वाले समय में, आने वाली जो 6 तारीख है उस दिन हम इसका लाइव पुस्तक जो विमोचन कार्यक्रम है वो शाम को लाइव रखेंगे, जिसमें इसकी पूरी रणनीति स्पष्ट होगी। आज हम इसके ऊपर डेमो के ऊपर किस प्रकार से हमारे दुलचंद जी ने इस प्रकार किया है, किस प्रकार से उस पुस्तक को तैयार किया है, क्या चीज़ ऐड की गई है, किस प्रकार से पेपर उन्होंने सेट किए हैं, सारी ये सटीक रणनीति हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर दे रहे हैं। अब आप कहोगे सर अभी टाइम कम है। बिल्कुल, आपको 10 दिन भी यदि इस पुस्तक में निश्चित रूप से मिल जाते हैं तो आपको लास्ट जो 10 दिन है तो उसके अंदर केवल बुक के प्रश्न निकालने हैं। थ्योरी आप बहुत अच्छी तरीके से पहले पढ़ चुके हो। इसके ऊपर हमने लगभग आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के, आरपीएससी के जैसे मैं बात करूं एसीएफ पूरा 2-3 बार हो चुका है। इसके अलावा स्कूल लेक्चरर लगभग 5 से 6 बार हो चुका है। कॉलेज लेक्चरर लगभग 4 से 5 पेपर हमने इसमें ऐड किए हैं। इसी तरह आपका वरिष्ठ अध्यापक, जिसमें संस्कृत शिक्षा, विशेष शिक्षा, आपका सेकेंडरी एजुकेशन, सामान्य शिक्षा विभाग, उन सब के पेपर मिलाकर अधीनस्थ बोर्ड के कुछ एएसओ वगैरह के, लैब असिस्टेंट के, हमने अभी यहाँ थंबनेल में जैसा आप देख पा रहे हैं कि 23 पेपर मैंने लिखा है। लेकिन हमने अभी पेपर मेरे पास पड़े हुए थे तो हमने उनमें गिना कि वास्तव में पेपर 23 ही हैं क्या। लेकिन क्योंकि कुछ एक पेपर ऐसे भी हैं, जैसे लैब असिस्टेंट है उसके पारी फर्स्ट सेकंड में पेपर अलग थे। इसी तरह कुछ एक कॉलेज लेक्चरर में, स्कूल लेक्चरर में तो सिंगल पेपर होता है, वरिष्ठ अध्यापक में भी सिंगल पेपर है। कुछ एक ऐसे पेपर है जैसे जूनियर केमिस्ट है, या ऐसे पेपर मतलब 40 जिनकी संख्या 40 है। 40 परीक्षाओं की विगत भर्ती परीक्षा में, बायो में भी मैंने इतने शामिल नहीं किए थे, बायो में भी लगभग 25 एक पेपर के आसपास थे। तो इसमें भी उससे भी और अधिक 40 पेपर, क्योंकि इसमें समस्या ये है कि हमें थ्योरेटिकल के अलावा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में हमें कहीं चीज़ ऑब्जेक्टिव मिल नहीं पा रही थी और हम कहाँ से व्यवस्थित तरीके से इसको करें। तो उसके लिए हमने पिछले 1-1.5 महीने से ये लगातार, जैसा कि 20 अक्टूबर को हमने पुस्तक विमोचन कार्यक्रम बायोलॉजी का रखा था, उस समय आपसे वादा किया था कि ठीक 1 महीने के अंदर अंदर हम इस पर आगे आपको जो जानकारी है इसको देंगे। तो उसमें हमें लगभग 1 महीना 10 दिन का समय लग गया है, जिसमें पूरी केमिस्ट्री आपकी, चाहे ग्रेड सेकंड की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेड फर्स्ट की कर रहे हो, ग्रेड फर्स्ट के लिए भी लगभग 80% सिलेबस हमारा इस पेपर से रहेगा। इस बुक के अंदर 80% सिलेबस आपका ग्रेड फर्स्ट का भी शामिल किया गया है। पुस्तक ग्रेड लैब असिस्टेंट का पूरे टॉपिक आपके, क्योंकि इसमें लगभग 25 टॉपिक में हमने इनमें रखा है, सब टॉपिकों को अलग अलग करके, जैसे गैस स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एफ ब्लॉक अलग है, डीएस है, एस और पी है, इस प्रकार से सॉल्यूशन है, इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है। ये कुल मिलाकर हमने 25 टॉपिक इसके रखे हैं। आपको 25 टॉपिक इसके अंदर मिलेंगे, टॉपिक वाइज रहेंगे और व्याख्या इस प्रकार से इसकी की गई है, क्योंकि बायो में उतनी व्याख्या की आवश्यकता बच्चों को नहीं होती, क्योंकि कंटेंट मिल जाता है। बच्चा एनसीईआरटी से, राजस्थान बोर्ड से, या एलन की सीट से, या आपके जो नोट्स हैं वहाँ से बच्चा पढ़ सकता है। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है, ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम कंटेंट ढूंढ नहीं पाते हैं। थ्योरेटिकल जो मैटर है, जैसे आप बहुलक की बात करें तो आप इस पुस्तक के माध्यम से, जहाँ तक मैंने इस पुस्तक को देखा है, पढ़ा है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाली जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसके अंतर्गत आपको एज इट इज, क्योंकि जब हम पुराने प्रश्न लिख रहे थे, नोट कर रहे थे, व्याख्या कर रहे थे, उस टाइम ऐसा पाया कि कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं, कुछ नहीं बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनको बार बार आपको केवल प्रश्न का मेथड चेंज करके बार बार उसी प्रश्न को आरपीएससी पूछ रही है। तो लास्ट जो 10 दिन है उसके अंदर बच्चा क्या पढ़े। बच्चा पूरी राजस्थान बोर्ड नहीं पढ़ सकता, पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकता। उस दौरान आपको बुक के माध्यम से केवल टिक करना है, आपको प्रश्न को देखना है, टिक करना है, प्रश्न को देखना है, टिक करना है, आपको केवल याद करना है। आप 10 दिन में कितने प्रश्न याद कर पाते? मैं लगभग आपके 2300 के आसपास प्रश्न इसमें मिलेंगे। अभी मैं गिन नहीं पा रहा हूँ, कंप्लीट नहीं है। जैसे ही आपके सामने इंडेक्स होगी 6 तारीख को, पूरी इंडेक्स के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि इंडेक्स में ये प्रश्न, इतने प्रश्न इस टॉपिक में है। पूरी बुक आपके सामने खुलेगी। आज हम इसके केवल 5 से 6 टॉपिक हम देखेंगे, जिसमें किस तरीके से बेहतरीन व्याख्या की गई है। प्रश्न जो ट्रेंड है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हमने इसमें नोट किया है। पर आप यदि
एनसीईआरटी पुस्तक नहीं भी खोलते हैं, राजस्थान बुक नहीं भी खोलते हैं, केवल आप आपके जो नोट्स हैं या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसके अलावा आपको किसी भी बुक को, ऑब्जेक्टिव को देखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप चाहे लैब असिस्टेंट, आप ग्रेड फर्स्ट, चाहे आप ग्रेड सेकंड की तैयारी, केमिस्ट्री के विषय से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परमानेंट इसका सॉल्यूशन कर दिया। अब हम इस पर बात करें कि पुस्तक किस प्रकार की है, किस प्रकार इसमें व्याख्या की गई है। फिर भी मैंने आपको बताया कि हमने जैसे 6 टॉपिक इसमें देखे हैं, उन 6 टॉपिकों के माध्यम से आपको आइडिया हो जाएगा कि पुस्तक का किस प्रकार का परफॉर्मेंस है, पुस्तक में व्याख्या किस प्रकार से की गई है, प्रश्न किस प्रकार के हैं, कौन से सन में आया हुआ है, कौन से आरपीएससी में है, अधीनस्थ बोर्ड में है, कौन से पेपर में है, पूरा उसमें लिखा हुआ है। तो आप जो अंतिम 10 दिन हैं, मेरी आपसे पुनः यही उम्मीद है और एक निवेदन है कि आप 10 दिन जो लास्ट में बचे उसमें आपको मौका, 10 दिन आपको आराम से मिलेंगे। जैसे हम 6 तारीख को इसका उद्घाटन करते हैं और 6 तारीख से ही इसके ऑनलाइन ऑर्डर हमारे शुरू हो जाएंगे। आपको केवल जो पहले आपने जो पुराने साथी बायो का ऑर्डर दे चुके हैं उसके अनुसार आपको 6 तारीख से, ठीक 6 तारीख को शाम को हमारा जो वीडियो लाइव सेशन रहेगा उसके बाद से आप अपने ऑर्डर यहाँ भेज सकते हैं। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि 10 तारीख तक आपका ऑर्डर यहाँ से निकल जाएगा, 10 को या 11 को। तो आपको ये 4 से 5 दिन में, मतलब मिनिमम हो सकता है जिसका प्रॉपर एड्रेस है, नज़दीकी एड्रेस है, वो 2 या 3 दिन में, और जिसका जैसे बाहर का एड्रेस है, दूर का एड्रेस है, वो अधिकतम 4 से 5 दिन में, मतलब 15 तारीख तक भी आपके पास पुस्तक पहुँचती है। फिर भी आपके पास 13 से 14 दिन है। 13-14 दिन में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने यदि चीज़ें पढ़ रखी हैं तो 13-14 दिन में आप उसको आराम से कवर कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, देख सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं रहेगी। तो आप, अब हम इसका किस प्रकार का परफॉर्मेंस है, पुस्तक में क्या है, टॉपिक किस प्रकार से अरेंज किए गए हैं, व्याख्या किस प्रकार से है, एक बार आप सरसरी नज़र से हम देख सकते हैं। उसके बाद दुलचंद जी आपको इसका पूरा विवरण बताएंगे कि पुस्तक है जो किस प्रकार की रहने वाली है। तो इस पुस्तक में किस टॉपिक को किस प्रकार से व्याख्या की गई, दुलचंद जी आगामी 15-20 मिनट में आपको इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे स्पेशली कि वास्तव में इसमें किया क्या गया है, किस प्रकार से इन्होंने इसकी व्याख्या की है। तो इसकी हम शुरुआत जैसे देखें, हमारा जो पहला टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप सबको पता है, यहाँ से आरपीएससी हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे आपका ग्रेड फर्स्ट हो, कॉलेज लेक्चरर हो, स्कूल लेक्चरर हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें हर हाल में प्रश्न पूछा जाता है। और ये आप सबको पता है कि ऐसी यूनिट है कि जहाँ से एटॉमिक नंबर, एटॉमिक जो नंबर है, मैं क्षमा चाहूंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो यूनिट है इसके अंतर्गत क्वांटम नंबर जो टॉपिक है, जैसे हम देखते हैं क्वांटम संख्या का बड़ा फेमस टॉपिक है, यहाँ से हर हाल के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न हैं, खूब प्रश्न इससे उठे हैं और लगभग 100 के आसपास प्रश्न इसमें तैयार किए गए हैं। तो मेरे आइडिया से यदि आप ये 100 प्रश्न भी देख लेते हैं तो आपको निश्चिंत रूप से परीक्षा में इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें कि सर टाइम कम है, मानता हूं मैं टाइम कम है, लेकिन अंतिम समय के अंदर हम थ्योरी पढ़ने की तुलना में ऑब्जेक्टिव को देखें तो निश्चिंत रूप से आप 13 दिन में आगे इस पर हम इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी हम कोशिश करेंगे। आगे इस परीक्षा में तो नहीं कर पाएंगे, एक आधा वीडियो जरूर डालेंगे, लेकिन परीक्षा के बाद ऐसी एक रणनीति है हमारी कि इसको सॉल्यूशन आपको पूरा करवाया जाए ताकि आपके टॉपिक वाइज प्रश्न भी तैयार होंगे और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो अब इस प्रकार की जो पुस्तक है इसमें पूरी जानकारी के लिए दुलीचंद जी आपके साथ रहेंगे, वरिष्ठ अध्यापक दुलीचंद जी जो आपको हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ आपने वीडियो सॉल्यूशन उनके देखे भी हैं, केमिस्ट्री में किस प्रकार से उन्होंने किया है। बहुत ही शानदार, शालीन और सरल तरीके से इसको पेश किया है पुस्तक को। कोई लैंग्वेज बहुत इजी है और लैंग्वेज वही यूज की गई है जो हमारे राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी की पुस्तकों में है, कोई नई चीज़ नहीं है। उन चीज़ को किस प्रकार से टॉपिक वाइज इन्होंने पिरोया है वो अब आपको पूरा इस बुक के बारे में आगामी 15 से 20 मिनट बताएंगे। आप पूरा सुनना, और इस पुस्तक का एक एक पेज आपके सामने रहेगा, आराम से आप इसको देख सकते हैं कि वास्तव में व्याख्या किस प्रकार से की गई है। तो आगामी 15 मिनट मैं दुलचंद जी को दूंगा और दुलचंद जी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये पुस्तक रहने वाली है। नमस्कार सभी को। एग्ज़ाम हेल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अपनी बात चल रही है केमिस्ट्री की बुक की।
तो ये जो बुक अपन ने तैयार की है ये आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड है ना, कुछ एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड भी साइंस के करवाता है, जैसे प्रयोगशाला सहायक है। इसके अलावा आपके ये जो जूनियर साइंटिस्ट का है, पीछे जो भर्ती आई 2019 वाली, तो इनमें जो अधीनस्थ बोर्ड ने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो क्वेश्चन भी हमने यहाँ इंक्लूड किए हैं। और आरपीएससी के तो लगभग सारे पेपर, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, केमिस्ट है, सेट है, कॉलेज लेक्चरर के हैं, एसीएफ के हैं, एसीएफ एफआरओ के हैं, ये सारे पेपर जो है हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो उनमें सारे पेपरों को अच्छी तरह स्टडी करके और हर क्वेश्चन को एक टॉपिक वाइज हमने करके और उनका एक अच्छा सॉल्यूशन, जो एक अप्रोच वाला सॉल्यूशन जो है वो हमने इस बुक में तैयार किया है। तो इसमें आपको बुक में दो फायदे होंगे। ये बुक अपने आप में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपको देगी खूब, इसके साथ में आपका एक ये शॉर्ट नोट्स का जो है ना, ये सबसे अच्छा जरिया आपको यहाँ मिलने वाला है। क्योंकि इस बुक में हमने हर चैप्टर के बाद में एनसीईआरटी संग्रह के नाम से एक नया ब्लॉग ऐड किया है। उसमें आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि एनसीईआरटी में और भी जो इससे रिलेटेड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आगामी भर्तियों में बन सकते हैं, वो क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो भी क्वेश्चन मिला हमने उस क्वेश्चन का जहाँ हमें लगा कि यहाँ इसका पूरा अच्छी तरह विश्लेषण देना चाहिए, ताकि इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन मिले बच्चों को तो वो बच्चे आराम से सॉल्व कर पाए। जैसे अपन सबसे पहले बात करें कि इस बुक की अपनी इंडेक्स क्या रहने वाली है, तो इंडेक्स बिल्कुल सेम टू सेम जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहेगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन जैसे सबसे पहले बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है मैंने अलग दिया है। मोल कंसेप्ट को एक अलग टॉपिक के रूप में लिया है, क्योंकि मोल कंसेप्ट के अंदर स्टोइकियोमेट्री है, ठीक है, मोल का कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन है, उनको हमने हर क्वेश्चन उनके इंक्लूड किए, उनका सॉल्यूशन भी दिया ताकि बच्चे को किस क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज हो सकती है और उसका संभावित सॉल्यूशन क्या हो सकता है, किस फॉर्मूले से हो रहा है, किस विधि से हो रहा है, ये सारा हमने उसमें इंक्लूड किया है। तो इसमें जैसे अपन सबसे पहले बात करें, जैसे क्वेश्चन आपके सामने है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे कि अंतरिक्ष में कक्षक के अभिविन्यास से संबंधित क्वांटम संख्या कौन सी है। तो यहाँ इस सॉल्यूशन के अंदर क्वांटम संख्या से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ठीक है। इसके साथ में जैसे अपन अगर आगे चलें तो आगे जैसे ये है किस परमाणु क्रमांक का वाले तत्व में युग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या न्यूनतम है। तो ये हमने इसका इस टाइप से भी कैसे अपन अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सबका डायग्राम बना करके तरीका बनाया सबके लिए। और फिर उसके साथ में भी जैसे ये द्वितीय क्वांटम संख्या मान कैसे निकालते हैं, तो इसका क्वेश्चन देख के केमिस्ट 2014 में आए हुए हैं, इसका नीचे सॉल्यूशन दिए हैं और कितने मान संभव होंगे ये सारी बात हमने बताई है। इसके अलावा इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक्स जो हम सोल्व कर सकते हैं वो भी हमने इसमें सारी बातें इसमें डाली है, ताकि उससे आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो इजीली सोल्व हो सकें, ठीक है। इसमें जैसे आगे ये है, ये क्वेश्चन ये बार बार हर एग्जाम में आता है कि क्वांटम संख्या का कौन सा समूह संभव नहीं है या कौन सा संभव है। तो वहाँ जा करके हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बना ली कि n का मान कभी भी l से छोटा या बराबर नहीं हो सकता, यानी कि n का मान कभी भी l से छोटा या बराबर नहीं हो सकता। तो ये असंभव स्थिति है, दो जो स्थिति हमने लिखी है वो असंभव की लिखी है। फिर संभव वाली कौन सी है कि n का मान सदैव l से बड़ा होना चाहिए और l का मान या तो m के बराबर हो या m से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये बात हमने इसमें अच्छी तरह यहाँ पे डाली है, ताकि बच्चे को जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता चलना चाहिए कि इसको वास्तव में सोल्व कैसे किया हमने, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के तो खूब सारे क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, हर टॉपिक को इंक्लूड किए हैं। और टॉपिक को इंक्लूड करने के बाद में हमने इसके लास्ट में जा कर के जितने भी एनसीईआरटी सार संग्रह की जो बातें हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में लगभग हमारे क्वेश्चन जो हैं वो हैं 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में सोल्व कर लोगे, सोल्व करने के बाद में मेरे हिसाब से आपका कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर का ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो आपको दोबारा सोल्व करना पड़ेगा, आराम से आपकी सारी बात क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में देखो ये हमने एनसीईआरटी सार संग्रह डाला है। ये एनसीईआरटी सार संग्रह क्या बताएगा आपको, ये जो वन लाइनर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हमने इसमें डाल दी है, ताकि आपका कोई अगर आप बाई चांस से लास्ट टाइम में एग्जाम से पहले अगर आप एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़ पाते हैं, तो अगर आपने ये बुक के क्वेश्चन पढ़ लिए और ये एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ ली तो आपको एनसीईआरटी के मानो आपने पढ़ ली पूरी तरह, ठीक है। तो ये जो बुक है ये अपने आप में एक एमसीक्यू बुक तो है ही, इसके साथ में ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शॉर्ट नोट्स का काम करने वाली है।
आप एग्जाम से 2 दिन पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं तो आप ये मानो कि आपने पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कर ली। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। ये सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने N30 सार संग्रह लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो है एफ ब्लॉक का है। तो एफ ब्लॉक में जितने क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं उनके हर संभव यहाँ पे हल दिए हुए, और कौन कौन से कैसे क्या पूछ सकता है वो सारी बातें दे रखी है। इसके साथ में एफ ब्लॉक में अगर हम बात करें तो लास्ट में हमने एफ ब्लॉक के अंदर जो है वो N30 सार संग्रह भी दिया हुआ है कि कौन कौन सी बातें जो रहेगी जो इस एग्जाम क्वेश्चंस के साथ हम इसको नहीं लिख पाए या वहाँ इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आया तो वो फिर हमने N30 संग्रह बना करके ऐसे हमने लास्ट में पॉइंट डाल दिया है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए जैसे तो एस और पी ब्लॉक है। तो एस और पी ब्लॉक में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और उनका क्या क्या सॉल्यूशन है वो सारी बात है। जैसे Cl2O7 है, एक ऐसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक है या न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक, ठीक है, उभयधर्मी है। ठीक है, तो इसमें ये बात हमने इसका लिख रखा है कि अगर ये अम्लीय है तो क्यों अम्लीय है, ये इसका रीजन भी हमने लिख रखा है N30 को अच्छी तरह पढ़ करके। ठीक है, फिर उसके साथ में ऑक्सी एसिड जो है उनकी बात आती है। डाइबोरोन पे प्रश्न हर एग्जाम में लगभग आता है, तो डाइबोरोन की जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने सारे पॉइंट के आप इसके साथ में आपने इंक्लूड कर लिए, ताकि जब आप डाइबोरोन का क्वेश्चन पढ़ो तो आपके पास डाइबोरोन पूरी क्लियर होनी चाहिए अच्छी तरह। ठीक है, इसके बाद में सिलिकॉन्स के बारे में सारी बात एक जगह आ गई आपको। ठीक है, और इसी प्रकार ऑक्सी एसिड का कैसे आप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ निकालोगे, इन सब की बात यहाँ पे एक जगह आ गई सबकी। ठीक है, तो ये जो आप अगर मतलब जब आप ये बुक पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें शायद ही कोई ऐसा टॉपिक बचा है जो आप कवर नहीं कर पाया। ठीक है, तो आपका अच्छी तरह अगर बुक आप एग्जाम से पहले पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे एक जो है रिवीजन मिलने वाला है। ठीक है, आपको बार बार बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में इसमें भी हमने लास्ट में जैसे सीमेंट आ गया है ना, सीमेंट पे क्वेश्चन हमें पता है कि लगभग क्वेश्चन आता है सीमेंट पे, कभी इसे कंपोजिशन पे आ जाता है, कभी जिप्सम पे पूछ लेता है। ठीक है, तो सीमेंट पे हमने पूरी सीमेंट डाल दी इसमें। ठीक है, डालने के बाद में हर बात इसमें डाल दी, जैसे ये क्वेश्चन बार बार सीमेंट के जमने को दिमाग करने तो इसमें जिप्सम मिलाया जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट का कंपोजिशन हमने एक जगह दे दिया। मतलब जब आप सीमेंट टॉपिक पढ़ोगे, सीमेंट का क्वेश्चन एक क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको पूरा टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है, आप उसको फटाफट सरस नजर से आराम से उसका जो है रिवीजन कर सकते हो। इसके साथ में जैसे और भी है, अगर अपन आगे चलें है ना, तो जैसे ये आ गया। ठीक है, अंतर हैलोजन यौगिक की बात होगी, यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है कौन सा अंतरा हैलोजन है कौन सा नहीं है, यानी कि प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लेते हैं। तो अंतरा हैलोजन के बारे में सारी बात यहाँ लिखी हुई है। अगर आप इसको जब एग्जाम से पहले पढ़ दोगे तो आपको रिवीजन एक बहुत अच्छा रिवीजन मिल जाएगा, और आपके ये भी मन में नहीं रहेगा कि सर हमने वो टॉपिक छोड़ दिया या उसका रिवीजन नहीं कर पाया। तो ये आपको ऐसे सारे जो क्वेश्चन हैं उनका जितना संभव सॉल्यूशन हो सकता है, जितनी व्याख्या उसकी N30 के अकॉर्डिंग हो सकती है, हमारे सेकंड ग्रेड के लेवल तक की हो सकती है, वो सारी व्याख्या हमने यहाँ पे इसमें शामिल की है। ठीक है, तो इसमें एस और पी ब्लॉक में हमारे क्वेश्चन जो हैं लगभग 120 के आसपास क्वेश्चन है। हाँ, 121 क्वेश्चन है एस और पी ब्लॉक में। ठीक है, 121 क्वेश्चन जो है अगर आप ये कर लोगे एस और पी ब्लॉक में तो इससे बाद आपका कुछ भी नहीं बचने वाला है N30 के अंदर। आगे N30 एक इसका सार संग्रह ये रहा। ठीक है, जो बात अगर पीछे रह गई है बाय चांस, जिस पे क्वेश्चन अभी तक नहीं बनाए और हमें लगता है कि आगे आगामी भर्तियों में टच कर सकता है, तो वो फिर हमने यहाँ पॉइंट बना के डाल दिए। ठीक है, अब ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गए तो आपको N30 खोल के देखने की दोबारा जरूरत नहीं है, ये आपके शॉर्ट नोट्स का काम करेंगे। यही पढ़ के आप एग्जाम में चले जाओगे तो आपको एक बड़ा बड़ा मोटा मोटा जो आइडिया है वो आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो ये एस और पी ब्लॉक की अपनी बात थी। तो एस और पी ब्लॉक का जितना N30 सार संग्रह बन सकता है वो देखो हमने 2-3 पेज में इसको समेटने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, उसके बाद में अगले टॉपिक पे अगर अपन चले नेक्स्ट में, तो ये देखो ये यहाँ तक तो हमारा N30 सार संग्रह ही है, ये पूरा N30 सार संग्रह है एस और पी ब्लॉक का। ठीक है, तो ये अगर आप N30 सार संग्रह पढ़ लोगे तो आपको इसमें ठीक है कोई भी दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे फिर उसके बाद में पॉलीमर आ गया। अब पॉलीमर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे शामिल किए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, योगात्मक बहुलक कौन सा होता है, समबहुलक कौन सा होता है, सहबहुलक कौन सा होता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसके साथ में व्याख्या पढ़ लोगे तो आपका टॉपिक अपने आप वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ बहुलक और उनके जो मोनोमर है वो हमने इसे टेबल के फॉर्म में दे दिए। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में जितने बहुलक कवर हो रहे थे उनके मोनोमर हमने यहाँ दे दिए, यहाँ जितने क्वेश्चन बहुलक कवर हो रहे हैं यहाँ दे दिए। ठीक है, इसके बाद में इसके आगे चलें अपन, तो जैसे एक थर्मोप्लास्टिक पे थर्मोसेटिंग पे आते हैं, तो उनके एग्जाम्पल, उनकी क्या डेफिनेशन है, क्या उनकी प्रॉपर्टी है, वो भी हमने इसमें अच्छी तरह पूरा N30 को ध्यान में रखते हुए शामिल किया है।
इस पॉलीमर के लगभग जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे हिसाब से 40 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है इसके, ये पॉलीमर के, है ना। हमारे पास नेट 45 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप पूरा कर लोगे तो उसके बाद में पॉलीमर में कुछ भी नहीं बचने वाला है। फिर पॉलीमर में जो और चीज़ बच गई जो एनसीईआरटी की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो हमने फिर यहाँ पे एनसीईआरटी सार संग्रह के नाम से डाल दी। फिर एक बहुलक जो है एचडीपी है जो और पीवीसी है, साथ श्रृंखला बहुलक जो है एलडीपी लो डेंसिटी पॉलीथीन ना प्लास्टिक सॉरी पॉलीथीन है। तो ये सारे अच्छा त्रिक बद्ध बहुलक कौन कौन से बैकलाइट और मेलामिन है। टेफ्लॉन निर्माण में उत्प्रेरक कौन काम आते हैं, परसल्फेट होता है, ठीक है। और इसमें पॉलिस्टर निर्माण में जिंक एसिटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड होता है ना। तो ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट पॉइंट लिखे हुए हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमने इनको एनसीईआरटी सार संग्रह के नाम से यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट जो है वो जब आप एग्जाम से पहले इस बुक को अगर एक दिन देखते हैं 2 दिन देखते हैं तो ये आपको बिल्कुल आपके शॉर्ट नोट्स का काम करेगी। फिर उसके बाद में अपना बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री जैसे हमने डब्बे को 2 पे केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन दिए, तो केमिकल काइनेटिक्स में जो क्वेश्चन हैं उनका हमने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। जैसे ये क्वेश्चन है एचआई के बिंगटन वाला, तो इसको हमने आराम से उसको सॉल्यूशन दिया है, कौन सी मेथड से किया है, किससे किया है। फिर ये अर्धआयुकाल वाला है या आगे और न्यूमेरिकल है, जैसे ये न्यूमेरिकल है, हमने ये न्यूमेरिकल जो है ना, ये न्यूमेरिकल बिल्कुल हमने फॉर्मूले से इसको सोल्व करके दिखाया कि बच्चा कैसे सोल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगा। तो ये सारा हमने सिस्टमेटिक तरीके से दिया है ताकि जब बच्चा इसको करे तो उसको पता चलना चाहिए कि वास्तव में ये क्वेश्चन हुआ कैसे है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला लगा दिया और ये आंसर आ जाएगा, उसके डाटा रख करके क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करके हमने सोल्व करके दिखाया है। जब बच्चा उस पर प्रैक्टिस करता है तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि वास्तव में ये किस मेथड से और कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा है और क्यों लगा है। तो ये काइनेटिक्स के जो है सारे के सारे क्वेश्चन हमने जितने आए हुए एग्जाम में हमारे पास जो पेपर थे वो सारे हमने यहाँ पे सोल्व कर दिए। अब आर्नीय समीकरण पे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो आर्नीय समीकरण का ग्राफ है, ठीक है। आर्नीय के और भी संभावित जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारे हमने इसमें शामिल किए हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे ये क्वेश्चन ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया का क्वेश्चन एक सोल्व करके हमने यहाँ पे दिखाया कि वो कितने समय में इतना % होती है, तो कितने समय में पूरा अभिक्रिया हो जाएगी या इतने % हो जाएगी। टक्कर आवृत्ति है ना, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जेड जिसको अपना, ठीक है ना, संगत कारक भी कहते हैं, इस पे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आते हैं। तो उस पर जितनी भी बातें बन सकती है वो सारी बातें हमने एक छोटे से ब्लॉक के अंदर इसको शामिल कर ली है। ये पढ़ने के बाद में अपने को जो है जेड के बारे में और कहीं भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने जितनी अभिक्रिया है जैसे इनका एक शॉर्ट ये बना दिया, जेड और का मतलब है यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो उसके दर स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होगा और इसकी यूनिट क्या होगी, ये फॉर्मूले हमने इसके साथ में डाल दिए हैं ताकि बच्चे को जगह जगह न भटकना पड़े कि भी ये फॉर्मूला कहाँ है, इसको मैं कहाँ से तैयार करूँ या इसके क्वेश्चन कैसे होंगे। वो जितनी भी बातें थी वो सारे हमने एक एक क्वेश्चन को बड़े तरीके से हमने इसको सोल्व करके यहाँ पे दिखाया है। एक सिंपल लैंग्वेज में जैसे अपने क्लास में समझाते हैं उसी लैंग्वेज में हमने इसको लिखने का पूरा प्रयास किया है, ठीक। तो ये केमिकल काइनेटिक्स के लगभग हमारे पास जो क्वेश्चन कलेक्ट हुए हैं वो हैं 76, 77, 78 क्वेश्चन जो है हमने इसमें शामिल किया। 78 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में सोल्व करने का मतलब है कि केमिकल काइनेटिक्स के हर पहलू को आपने टच कर लिया है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी लैंग्वेज का उसमें नहीं बन सकता है, ठीक है। बनेगा तो इसी पॉइंट्स के अंदर से बनेगा। उसके बाद में एनसीईआरटी सार संग्रह में हमने उसमें जो है जो बातें और शेष रह गई वो बातें हमने इसमें डाल दिए ताकि इससे आप जो है हर क्वेश्चन को एक अच्छी तरह तैयार कर सकें। काइनेटिक्स के बाद में ये जो आज हमारे जो टॉपिक्स थे उनका हमने जो है एक डेमो जो था वो आपको हमने बता दिया, ठीक है। तो बाकी की जो पूरी बात जो बुक है तो आप जब देखोगे पता चलेगा कि वास्तव में कोई बुक तैयार हुई है, इसमें मटेरियल डाला गया है और बहुत अच्छी तरह मेहनत करके लगभग 100% इसको शुद्धता देते हुए इस बुक को तैयार किया गया। जब आप इसको देखोगे तो आपको रियल में पता चलेगा कि वास्तव में ये बुक के जो है MCQ के साथ साथ में एक शॉर्ट नोट्स का बहुत अच्छा एक हमारे लिए माध्यम बन सकता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।